दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं बाड़ा के पूर्व विधायक नृपेंद्र सिंह सोराण जी से। और ये इनके जो पिताजी हैं वो भी राजनेता रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक बातें हो रही हैं। तो इस बातचीत के कई सारे हिस्से हैं, इस हिस्से में फिर से आपका स्वागत है। एन टाइम पे पार्टी का कुछ 2014 में कुछ ऐसा बना कि भी उन्होंने राव इंद्रजीत को, वीरेंद्र सिंह को, और यूपी में तो कोई 60 के करीब ऐसे एमपी जो कांग्रेस पार्टी के एमपी रहे हुए थे उनको कुदा के ले आए। तो मजाक में मतलब तंज के रूप में भी कहते हैं कि कांग्रेस इसलिए नहीं मरेगी क्योंकि वो बीजेपी में जिंदा है। हाँ, ये कह सकते हो आप कि एक पॉलिसी डिसीजन हुआ बीजेपी का कि भी हमने कांग्रेस बीजेपी के आदमी मरो 100 बार, हमने तो राज बनाना है और कांग्रेस पार्टी के वहाँ से आदमी लाने हैं, जिससे कि वो जो एक शब्द बोलते थे मोदी जी ने वो कहना बंद कर दिया और वो कहते थे कि भी कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। वो एक जो ड्रामा चलाया था, उस ड्रामे का मज़े आज धर्मवीर और ये सारे लोग ले रहे हैं। और यहाँ मतलब 2014 के चुनाव में जो मुझे पार्लियामेंट के कैंडिडेट की बात जो कर ली गई थी, उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव आया तो मैं अपना लेवल ये मान बैठा था कि अब मैं विधानसभा नहीं, मैं लोकसभा लड़ना था, मैं नहीं लड़ पाया। तो अब मतलब आपका सपना सा थोड़ा रह गया वो, इसलिए सुखविंदर को फिर एक्टिव वो हो गया था। और उसको ये था कि भी मेरी तरफ से फिर ये हो गया था कि भी अब तो ये लड़े चुनाव, क्योंकि मैं अपना लेवल ये मान बैठा था कि भी अब मेरा लेवल पार्लियामेंट का हो गया, असेंबली से ऊपर। अच्छा, एक कभी झड़प और दिखाने का आपका मन है अभी? निश्चित तौर पे मैं पूरा एक्टिव हूँ और झड़प की तो कोई बात नहीं है क्योंकि ये कोई लड़ाई नहीं है। पर मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स में हूँ और मैं निश्चित तौर पर ना, मैं तो बल्कि यहाँ दूसरी बात मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल कैरियर मेरा शुरू, मैं जो जिस एज में आज हूँ 59 की एज में, इसी एज में तो इस एज में सतपाल सांगवान ने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया तो था। अब आपकी ये दूसरी इनिंग शुरू मेरी तो मैं तो ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल कैरियर, विधिवत रूप से पॉलिटिकल कैरियर, जिसमें आप सोसाइटी में भी एक ये इम्प्रेशन दे सकते हो कि भी मैं एक मैच्योर पॉलिटिशियन हूँ। क्योंकि वो तो जवानी की बातें हैं आपके सारी। उस बात करते हुए हमारा एक बहुत ही, मैं जिस सवाल का जवाब से जानना चाह रहा था जी, जब चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी को वापस लिया जी, तो क्या आप उस समय मौजूद थे? कैसा मतलब माहौल था? ऐसा कहते हैं कि उनकी आंखों में लिटरली आंसू थे इस फैसले को वापस ले, तो सच्चाई है ये? इसमें तो देखो, इससे भी बड़ी बात मैं एक और साथ साथ बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विकास पार्टी से, जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी नरेंद्र मोदी जी थे और उसके संगठन मंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने समर्थन वापस इस बात पे लिया कि वो चाहते थे कि शराबबंदी खुले। अच्छा, ये मेन मुद्दा था। नहीं, वो तो सरकार बताते हैं कि रामविलास जी ने आसाराम जी के कहने पे गिराई थी कि तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे, उनकी ऐसे सुनी सुनाई बातें ज़्यादा हैं। हाँ। प्रैक्टिकली जो मैं बता रहा हूँ वो है सच्चाई। कि किसी भी सेकंड लाइन के, थर्ड लाइन के नीचे के आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। रामविलास का रोल तो ऑब्वियस रहा होगा। कि उस सरकार को बचाने के लिए सुषमा स्वराज जी स्पेशल विमान लेकर पहुंची थी, लेकिन उनकी चली नहीं। चौधरी बंसीलाल ने कहा था उनको ना, ये भी बात इतनी नहीं थी। अच्छा। और मतलब सुषमा जी, क्योंकि वो चाहती थी कि भी समझौता उन्होंने करवाया था विकास सरकार बनी रहे, विकास पार्टी का, तो वो ये चाहती तो थी कि भी ये सरकार बनी रहे, लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन हो गया था कि शराबबंदी की वजह से अब बंसीलाल अनपॉपुलर हो गया। अच्छा। और इससे समर्थन वापस लो, और अंडरस्टैंडिंग होगी थी कि चौधरी देवीलाल तो मनोहर लाल जी तो उस संगठन सचिव होते थे। हाँ, होते थे। और आपके संगठन मंत्री तो थे मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के प्रभारी थे नरेंद्र। तो मतलब ये फैसला तो इन दो लोगों के ही, इन दो लोगों का फैसला था, इन दो लोगों का फैसला था ये। तो शराबबंदी चौधरी बंसीलाल नहीं खोलना चाहते थे। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो बात, वो एज और वो जो एक समाज सुधार, देश सुधार, प्रदेश सुधार, वो सोच हावी थी कि कम से कम लोगों का तो भला होगा अगर शराब बंद रहे तो। लोग तो, परिवार तो बर्बाद नहीं होंगे।
लेकिन बताते हैं सर, हालांकि कोई इस बात को स्वीकार तो करेगा नहीं, बताने वाले भी नहीं है, क्योंकि जो जिन पे आरोप लगते हैं वो तो अब स्वर्ग में है, हम नरक में हैं। जी जी। कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल की शराबबंदी को फेल करने में चौधरी सुरेंद्र सिंह का तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था ना। उसके लिए तो बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर बने, और मेरे ख्याल से 2 कमीशन जिसमें मेरे को भी शामिल किया गया। मुझे मेरे ऊपर भी तो आरोप लगा, आपकी गवाही थी? नहीं, मेरे ऊपर भी ये आरोप लगे ना, मेरे एफिडेविट्स दिलवाए गए यहाँ से। अच्छा, आपके ऊपर ये आरोप था कि आपने शराबबंदी? मैं शराब, जबकि आपके परिवार में मेरे ख्याल से आर्य समाजी प्रभाव है, तो आप नहीं, शराब से तो कोई लेना देना ही नहीं था। और मैं तो 2000 का चुनाव हारा इस बात के लिए कि बहुत सारे मेरे वर्कर, जीप सवारियों में भी जीपें चलती थी, और जीप छुटवाने के लिए मेरे पास आते थे, और मेरे दिमाग में एक बात रहती थी कि कहीं ये सवारी का बहाना करके कि ये दारू ढोने वाली जीप में लग रहा हो और मेरे ये बुराई सिर ना मंड जाए, इस बात के लिए। और मैं किसी की जीप नहीं छुटवाता था। बड़ा में तो जीप बहुत चलती थी। हाँ, मैं तो चुनाव दे बैठा इस बात के लिए। जीप के चक्कर में। हाँ, और उसके बाद और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मेरी फाइल में पड़ी हुई है, यहाँ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जो एमएलए बने 2000 में मेरे मुकाबले में, उन्होंने मेरे खिलाफ, सुरेंद्र सिंह के खिलाफ, रणबीर मंदोला जी बने थे ना, रणबीर मंदोला, उन्होंने एफिडेविट जो दिलवाए यहाँ से कि ये लोग शराब बेचने का काम करते थे, बिकवाने का काम करते थे। इंटरेस्टिंग देखिए कि दिन में जो आदमी एफिडेविट उनके कहने से दे के आया है ना, और रात को मेरे पास आ रहा है, और मैं रात को स्टाम्प वेंडर को बुलाता हूँ और स्टाम्प निकलवा के, और मैं कहता हूँ कि भी ले ये तू इस पे कर दे, और वो एक एफिडेविट मेरे को दे के जाता है कि जी देखो आखिरी में जब कोई बात आओ ना उस वक्त, नहीं तो हमारी ये हमारी वहाँ से लिहाज बिगड़ जाएगी। और मेरे से झूठा एफिडेविट दिलवाया, मेरा कोई इरादा नहीं आपके ऊपर आरोप लगाने का, मुझे रात को देंगे और मेरे पास रखे हुए हैं। मैं रणबीर मंदोला को ये बात बताऊं तो उसको झटका लगेगा कि जो एफिडेविट दिए उसी रात को मेरे को दूसरा एफिडेविट दे के गए वो आदमी। हालांकि मैंने यूज़ भी नहीं करने पड़े, क्योंकि जो 2 कमीशन बिठाए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उस वक्त, दोनों ही कमीशन और कोर्ट ने ही उनको रिजेक्ट कर दिया कि भाई इनको पावर ही नहीं है ये। लेकिन ये तो कड़वी सच्चाई है ना कि उस समय शराब की तस्करी भारी पैमाने पे हुई, और भिवानी क्षेत्र में खासकर ऐसे तस्कर खड़े हुए जिन्होंने राजनीति में जिनका पूरे हरियाणा में लेकिन भिवानी में इसलिए क्योंकि जो लोग शराब तस्करी में आए वो चौधरी सुरेंद्र सिंह के जानकार थे, सबको पता है ये बात, वो आज भी उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ थोड़ा सा मैं इसमें डिफर करता हूँ आपकी इस बात से कि वो सारे ही जानकार थे इस फील्ड में। जिसका भी दाव लग रहा था ना, जो भी गाड़ी ले रहा था या जो भी इस नेचर का आदमी था, पैसे कमाने हैं, वो बिना सुरेंद्र सिंह का जानकार भी इसमें लगे हुए थे। कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि भी कुछ लोग वो भी होंगे जो सुरेंद्र सिंह के जानकार हों, चुनाव में जाते हैं कोई आदमी, लेकिन कोई भी आदमी चाहे वो सुरेंद्र सिंह थे, जब भाजपा में थे और मोदी जी के साथ भी आपने काम किया होगा, तो आपका तो एक अधिकार सा नहीं बनता था, या फिर अब वहाँ तक पहुँच नहीं रही हैं, एक कटाव हो गया आम, जो आप लोग बीजेपी के पुराने जो दौर के लोग हो, एक जुड़ाव नहीं रह गया कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक अपनी बात किसी फोरम पे पहुंचाई जा सके? देखो ऐसा है, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। जिन विचारों को, जिन वैल्यूज़ को लेके और जिन मॉरल लेवल्स की जो मेंबरशिप जो भारतीय जनता पार्टी में होती थी, ये जो मिस्ड कॉल से मेंबरशिप जो बनी ना, इसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी रही नहीं। और मैं आज, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और आप उन तक पहुंचाने की बात कर रहे हो, मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में ये एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी है। मूल्य कोई चक्कर कोई वैल्यूज नहीं है। और मिस्ड कॉल से जब मेंबर आप बना रहे हो, मैंने तो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी हुई है और उसके लिए मैं कानूनी लड़ाई भी लड़ने के प्लान बना रहा हूँ। और मैंने ये कहा है कि भी राइट टू एक्सेप्ट अगर कोई किसी को दे रहे हैं आप, तो उसको राइट टू रिजेक्ट भी होना चाहिए। मैं कहीं एंटर कर रहा हूँ तो एक एग्जिट गेट भी मेरे लिए होना चाहिए। ये तो पूरा देश में लोकपाल के साथ ही ये मांग चली आ रही है, लेकिन देश के जो नेता हैं जी, अब आप बहुत कम लोगों को पता ही नहीं होगा कि लोकपाल का नाम क्या है। लोकपाल है इस देश में जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई हुई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। बिल्कुल। अब किसी को नहीं पता पिनाकी चंद्र घोष एक देश में लोकपाल भी हैं। तो राइट टू रिजेक्ट भी कहीं आपका बिल जैसे लोकपाल का ऐसे ही ना बन जाए फिर कहीं।
ना, मैं सिंपल मेंबरशिप की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिकली, मशीनिकली, टेलीफोन से मैंने एक मिस्ड कॉल दी और क्लिक होके मेरे पास एक मैसेज आ गया कि स्वागत है श्रीमान जी, फलानी पार्टी के आपका मेंबर सदस्यता नंबर हो और आप इस पार्टी के मेंबर और आपकी सदस्यता संख्या ये है, इतने लाख, इतने हज़ार, इतने इतना है। अब उसके बाद मैं तो बिहार का जो चुनाव हुआ अभी, और बिहार में जिन लोगों को बीजेपी ने टिकट नहीं दी और जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और जिनको 6 साल के लिए पार्टी ने ऑफिशियली निकाल दिया, उन लोगों ने मेरे से बताया कि हम उस मिस्ड कॉल वाले नंबर पे अब भी घंटी अगर मारते हैं तो मिस्ड कॉल जाके और ये आती है कि श्रीमान जी स्वागत है, आपका सदस्यता संख्या ये है। मैं ये कह रहा हूं कि उससे बाहर निकलने के लिए कम से कम एक टूल हमें इस मशीन के साथ, मशीन के लिए हमें मेंबर बनाया, किसी आदमी ने तो बनाया नहीं, उस मशीन में एक ऐसा टूल तो लगना ही चाहिए और ये चुनाव आयोग बाइंडिंग करे। नहीं तो आज भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भी हमारे 11 करोड़ मेंबर पूरे देश में हैं। मैं ये कहता हूँ 2014 में रहे होंगे 11 करोड़ मेंबर, मैं भी मेंबर बनने वालों में से, बनाने वालों में से रहा हूँ। लेकिन आज अगर आप वो टूल इसमें फिट कर दें, एक मिस्ड कॉल नंबर ये दे दें कि भी एग्जिट करना है, किसी ने बाहर निकलना है तो इस पे घंटी मारो और आपका आ जाएगा जी, आपका ये नंबर था, आपका कट गया है। फिर आप देखिए कि आप 11 करोड़ पे हैं या 16 करोड़ पे हैं या 6 करोड़ पे हैं या फिर 3 करोड़ पे हैं। ये तो वो मैंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। मैं राइट टू रिजेक्ट का जो सवाल कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि भी एक टूल हमें एक इसमें इसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, फ़ोन में दिया जाए कि अगर मेंबर बनना है तो इस पर मिस्ड कॉल करेंगे, और अगर बना हुआ मैं मेंबर हूं और मुझे उससे बाहर निकलना है तो इस पे मिस्ड कॉल करेंगे। ये टूल, ये मेरी मांग है और मैंने चुनाव आयोग को मेरी चिट्ठी पढ़ी है और इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। ये एक नई तरह की चीज़ है। हाँ, ये मेरा स्टैंड है और मेरा पहला स्टैंड है ये देश में जिसने इस टेक्निकल बात को के ऊपर सवाल उठाया। पहला सवाल है ये। मेरे ख्याल से सर हम इस दौर तक पहुंच गए हैं, उस दौर से लेके बात बहुत इंटरेस्टिंग और लंबी चौड़ी बातें हुई और अच्छा ये खास बात यह है कि हमने 3 पीढ़ियों की राजनीति, मतलब 3 दौर देख लिए हैं इस दौरान। और मैं आपकी तारीफ भी इसलिए करूंगा कि आपने बड़ी ईमानदारी से अपनी बात रखी है। हाँ ना, वो तो खैर आपका जो सवाल पूछने का था उसमें कोई बेईमानी करने की कोई बात भी नहीं है। और फिर इन बातों में तो जो सच है वो है और वो इतिहास के पन्नों पर है, तो उसमें तो चलिए आपको जो सेकंड इनिंग आपकी शुरू होने वाली है जी उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे जो राजनेता हैं वो समाज में बने रहें। जी ये समाज के हित के लिए भी ज़रूरी है। दोस्तों ये बातचीत थी नरपेंद्र सिंह सोरान जी से, जो बारडा हलके के पूर्व विधायक रहे हैं। इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, इनके भतीजे भी विधायक रहे हैं और इनका कहना है कि अब ये 59 के हैं और अब सही मायने में अब राजनीति अब शुरू करने वाले हैं। तो हम इनको शुभकामनाएं भी देते हैं। अगर उस दौर की राजनीति का कोई सवाल जो मैं ना पूछ पाया हूँ, रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं गारंटीड उसके सवाल का जवाब इनसे आपको ज़रूर दिलवाऊंगा। ये खुद भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो ये देख के खुद भी आपको जवाब दे देंगे, नहीं तो मैं उसका जवाब दिलाऊंगा। वेलकम। कोई भी क्वेश्चन जो भी मेरे से इन सारी बातों को लेके अगर कोई भी है तो मैं जवाब भी दूंगा। शुक्रिया आपका भाई साहब, बहुत धन्यवाद आपको अपने समय निकाला इतना। शुक्रिया दोस्तों। जी।